गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पाठ के टॉपिक रजवाड़ों का विलय, यह टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रजवाड़े थे कौन। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन का जो शासन था वो समाप्त हो गया। भारत को दो भागों में बांटा गया था। पहले भाग था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे और दूसरा हिस्सा था देसी रजवाड़ों का। कुछ प्रांत ऐसे थे जिन पर सिर्फ अंग्रेज़ों का अधिकार था और दूसरे हिस्सा था वो रजवाड़े थे। अब ये रजवाड़े कौन थे? रजवाड़े भारत के वे राजा थे जिन्होंने भारत के कुछ प्रांतों पर, अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों पर अपना प्रभुत्व बना रखा था, जिन्हें हम देसी रियासतों के नाम से भी जानते हैं। और ये देसी रियासतें भारत में 565 थी। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। जो ब्रिटिश प्रांत थे उन पर अंग्रेज सरकार ने सीधा नियंत्रण कर रखा था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें हम रजवाड़े कहते थे। भारत के छोटे छोटे राज्य थे, जैसे मैंने अभी बताया, वो रजवाड़े कहलाते थे। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर रखा था। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों पर का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाली भारतीय साम्राज्य की 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। रजवाड़े अपने राज्य के घरेलू मामलों में खुद निर्णय करते थे। आगे समस्या क्या आई? आज़ादी के तुरंत बाद पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। जैसे ही भारत आज़ाद होगा वैसे ही रजवाड़े, ये देसी रियासतें हैं, वो भी आज़ाद हो जाएंगी अंग्रेजी प्रभुत्व से। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े, जिनकी संख्या कितनी थी? 565 भारत में देसी रियासतें हैं। एक मेन पॉइंट है, बहुत बार पूछते हैं कि भारत में कुल कितनी देसी रियासतें थी? 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। ये रजवाड़े, ये देसी रियासतें भी भारत के आज़ाद होने के साथ आज़ाद हो गई। अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में। अब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि आज़ादी के बाद भारतीय प्रांतों के साथ साथ देसी रजवाड़े, जो 565 देसी रियासतें थी, वो भी भारत से अब पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगी। अब इन देसी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उनके द्वारा किया गया था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े थे जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, भारत में शामिल हो गए। 15 अगस्त 1947 से ही पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। इन रजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ये भी मेन पॉइंट है कि रजवाड़ों को जिस सहमति पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया उसे क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, अपने आप को आज़ाद रखना चाहती थी। इन रियासतों को भारत में मिलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसको भारत में शामिल करने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद का शासक को क्या कहलाता था? निजाम कहलाता था। वह दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, यानी निजाम भारत में यथास्थिति रखना चाहता था। वह न तो भारत में जाना चाहता था, ना ही पाकिस्तान में, बल्कि एक आज़ाद रियासत का राजा बनकर रहना चाहता था। इस दौरान ही हैदराबाद की रियासत के लोगों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वहाँ के लोगों ने विद्रोह की प्रवृत्ति आ गई और जिस कारण उन्होंने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों को काबू पाने के लिए हैदराबाद में जा पहुंची। कई रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और उसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से हैदराबाद को भारत में विलय करवा दिया गया। यानी सितंबर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। और कैसे हुआ? सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट जो रियासत थी जिसको भारत में शामिल करने में दिक्कत हुई थी, मणिपुर थी। मणिपुर में आज़ादी के बाद महाराजा बोध चंद्र सिंह का शासन था।
अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उनकी एवज में यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाएगी। जनमत के दबाव में महाराज ने 1948 के जून में चुनाव कराए और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत को संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। जनमत मतलब लोगों ने दबाव डाला कि मणिपुर में चुनाव करवाए जाएं कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं, पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं या स्वतंत्र रियासत के रूप में ही रहना चाहते हैं। 1948 में चुनाव हुए। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का सिद्धांत को अपनाएगा। ये पॉइंट भी मेन है कि भारत में सबसे पहले आज़ादी के बाद किस रियासत में या किस हिस्से में वैश्य मताधिकार हुआ था, मणिपुर में हुए थे। और ये चुनाव कब हुए थे? जून 1948 में हुए थे। यहाँ कॉर्नर में छोटे से बॉक्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि भारत में आज़ादी के बाद 565 देसी रियासतें थी। इन देसी रियासतों को भारत में लाने का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने, प्रथम गृह मंत्री बने। देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। ये 3 बातें मेन याद रखनी है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और देसी रियासतों को भारत में लाने का कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से इन 565 देसी रियासतों को धीरे धीरे करके भारत में मिला लिया गया। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे देशों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठित करने के लिए संघर्ष चल पड़ा। अब भारत में राज्यों के गठन की बात आई तो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले किया गया था। जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया तो अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर अपने गठन की मांग उठा दी। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये पॉइंट मेन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करना था। राज्यों की सीमाएं किस आधार पर निर्धारित की जाएंगी, कैसे निर्धारित की जाएंगी, उसके बारे में निर्णय लेना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस बात का निर्धारण किया कि राज्यों का सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा? वहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होगा। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ? 1953 में हो गया था, लेकिन 56 में इस अधिनियम को पास किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन दोबारा से गठन करना, और आयोग एक ऐसा आयोग जो राज्यों का दोबारा से गठन करेगा, वो राज्य पुनर्गठन आयोग कहलाएगा। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों का निर्माण हुआ? 14 राज्यों का, और भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और अभी वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फजल अली थे, वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में कई राज्यों का निर्माण किया गया, कई नए राज्यों का निर्माण हुआ। इनमें थे भाषा व राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल ही भाषाई आधार पर तब्दील हो जाए, यानी राज्यों का तत्काल ही भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया गया। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य मुंबई के रूप में किया गया था। गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। मुंबई में गुजराती बोलने वाले भी लोग थे और मराठी भाषा बोलने वाले भी लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए थे। याद रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात को कब अलग अलग कर दिया गया था? 1960 में कर दिया गया था। और किस आधार पर? भाषा के आधार पर, गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर। 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दे दिया गया था, यानी हरियाणा और पंजाब कब अलग हो गए थे? 1966 में भाषा के आधार पर हरियाणवी और पंजाबी के आधार पर अलग अलग कर दिया गया था। 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बड़ा प्रयास किया गया। असम से अलग करके 1972 में मेघालय बना दिया गया। मेघालय कहाँ से निकला? असम से। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा को भी अलग अलग राज्य बना दिया गया। 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग अलग राज्य बन गए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको भी राज्य बना दिया गया, जबकि नागालैंड
इससे कहीं पहले 1963 में राज्य बन गए। ये जो सन है हमें याद रखनी पड़ेंगी कि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बन गए भाषाई आधार पर। 1966 में हरियाणा और पंजाब राज्य बन गए। 1972 में असम और मेघालय राज्य बने। नागालैंड को 1963 में राज्य बना दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया था और इस तरह राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया है वो चलती रही थी। अब यहाँ पे कॉर्नर में छोटी सी कुछ लाइनें दी हुई हैं, उसमें लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले में 1/4 है। यानी हमारे देश की जनसंख्या का 1/4 भी जनसंख्या नहीं है उनकी, लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। इतनी कम जनसंख्या होते हुए भी भारत में 100 से भी अधिक राज्य क्यों नहीं हो सकते, लेकिन भारत में वर्तमान में 28 राज्य ही क्यों हैं।